टुडे टॉपिक इज साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन मीन्स किसी भी मैटर का पार्टिकल साइज छोटा करना, उसको हम बोलते हैं साइज रिडक्शन। डिफिनेशन क्या होता है? साइज रिडक्शन इज ऑपरेशन कैरिड आउट फॉर द रिड्यूसिंग द साइज ऑफ बिगर पार्टिकल इनटू स्मॉलर वन ऑफ डिजायर्ड साइज एंड शेप विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। साइज रिडक्शन एक क्या होता है कि एक ऑपरेशन है जिसमें हम बड़े पार्टिकल साइज को छोटे पार्टिकल साइज में जो हमारे रिक्वायरमेंट है, जो हमारे डिजायर है, जो हमारा जिस शेप में मुझको चाहिए उस शेप में कन्वर्ट करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जो ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स इट में भी मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम साइज रिडक्शन। मतलब साइज रिडक्शन ये होता है कि जो बिगर पार्टिकल्स है, बड़े साइज के हों, उसको छोटे साइज में कन्वर्ट करना बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में हमारा कोई भी जो प्रोसेस होता है वो मैकेनिकल प्रोसेस हो सकता है या फिजिकल प्रोसेस हो सकता है। कम्युनिकेशन इज अनदर टर्म ऑफ साइज रिडक्शन। ये अनदर टर्म होता है साइज रिडक्शन का। ये एग्जाम्पल है साइज रिडक्शन का। ये बड़े बड़े पार्टिकल साइज है, इससे फिर इस पार्टिकल साइज में कन्वर्ट किया गया है, फिर इससे ये छोटे पार्टिकल साइज में कन्वर्ट किया गया। तो ये क्या है? रिडक्शन इन पार्टिकल साइज। क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन? क्या ऑब्जेक्टिव है साइज रिडक्शन का? हमें क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी बिगर पार्टिकल साइज को छोटे पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करने के लिए? सबसे पहला, इंक्रीज द सरफेस एरिया बिकॉज in most reaction involving solid particles, the rate of reaction is directly proportional to the area of contact with second phase। जो सबसे पहले क्या हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि जब हम पार्टिकल साइज किसी भी बिगर पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि जो भी हमारा डायरेक्टली रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, उसका क्या होगा? रेट इंक्रीज हो जाता है। रेट इंक्रीज इसलिए होता है कि जितना भी हमारा कांटेक्ट दूसरे फेज से होता है, जो कांटेक्ट फेज है वो बढ़ जाता है। इसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड थिंग क्या होता है कि जब हमारा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ने से हमारा जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, हम अगर कोई भी हमने डोजेज फॉर्म बनाया तो डोजेज फॉर्म बनाने के बाद किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा जितना वो उसका सरफेस एरिया है। अगर हम मान लो कि हमको किसी भी ड्रग का 500 mg ओरल टेबलेट हमको डोज देना है, उसमें अगर हमारा पार्टिकल साइज बिगर पार्टिकल साइज है, किसी एपीआई का अगर पार्टिकल साइज बड़ा है और हमें सेम एपीआई का हमने 500 mg का सेकेंड फार्मेशन बनाया जिसमें कि एपीआई का पार्टिकल साइज छोटा है, तो छोटे पार्टिकल साइज का क्या होगा कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। और सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन, सेम डोज है, सेम फार्मूलेशन है, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो जो मास ट्रांसफ़र है, मास ट्रांसफ़र फ्रॉम सॉलिड मीडिया टू लिक्विड मीडिया। सबसे पहले क्या होता है, जब हम कोई भी टेबलेट, एग्जांपल के लिए हमने टेबलेट एक डोजेज फॉर्म बनाया हुआ है, जब हमने टेबलेट बनाया तो टेबलेट का हमने ओरली लिया, तो ओरली लेने के बाद वो सबसे पहले कहाँ जाता है? स्टमक में गया। स्टमक में जाने के बाद उसका पहले वो टेबलेट स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक होता है जिसको हम बोलते हैं डिसिमिनेशन। उसके बाद क्या होता है? उसके पैरेलली हमारा डिजोल्यूशन होता है। डिजोल्यूशन मतलब कि जो भी हमारा टेबलेट में सॉलिड मीडिया से लिक्विड मीडिया में जो ट्रांसफ़र हो रहा है सॉलिड, उसका रेट कितना है? ट्रांसफ़र ऑफ रेट ऑफ मास, कौन से रेट से सॉलिड मीडिया से लिक्विड मीडिया में ट्रांसफ़र हुआ है एपीआई, उसको बोलते हैं डिजोल्यूशन। अगर पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो पार्टिकल साइज जो है ज़्यादा है तो उसका क्या होगा? सरफेस एरिया कम होगा। अगर पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो उसका डिसोल्यूशन रेट भी कम हो जाएगा। अगर पार्टिकल साइज
छोटा है, तो छोटा होने की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिजोल्यूशन भी ज़्यादा होगा और उस डिजॉल्व ज़्यादा होगा। सेम क्या होगा कि जब हमारा एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का, तो सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने पे क्या होगा, जो कॉन्टेक्ट एरिया है, कॉन्टेक्ट एरिया भी हमारा ज़्यादा होगा और ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि सरफेस एरिया बढ़ता है अगर हमारा पार्टिकल साइज छोटा होता है। Break a material into very small particles in order to separate the valuable amongst the two constituents. थर्ड जो ऑब्जेक्टिव होता है, अचीव इंटीमेट मिक्सिंग। जो हम जब भी हम कोई भी सॉलिड फॉर्मेशन बनाते हैं, सॉलिड मतलब टेबलेट, कैप्सूल और भी जो भी हमारे डोजेस फॉर्म है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा सॉलिड मटेरियल की मिक्सिंग होती है। तो जो भी हमारा मिक्सिंग है, तो मिक्सिंग में क्या होना चाहिए कि जो भी मिक्सिंग है, मिक्सिंग हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा दो मटेरियल अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो कहीं पे हमारा एपीआई ज़्यादा हो गया और कहीं पे हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, तो हमारा मिक्सिंग वेरिएशन होगा। अगर मिक्सिंग वेरिएशन होगा तो जो भी हमारा फॉर्मेशन बनेगा, उसमें क्या होगा कि जो डोज है, डोज का वेरिएशन होगा। तो डोज का वेरिएशन होगा तो जो भी हमारा टारगेट डोज है और टारगेट थेरेप्यूटिक रिस्पांस है किसी भी फॉर्मुलेशन का, वो वेरी करेगा। मान लो कि हमको डोज 50 mg का कोई टेबलेट बनाना था और यूनिफॉर्म मिक्स नहीं हुआ। अगर वो पाउडर का जब मिक्सिंग किए, ब्लेंड बनाए, तो अगर यूनिफॉर्म मिक्स नहीं होता है तो क्या होगा कि हमारा जो, अगर टेबलेट बना रहे थे तो जो हमारा डाई फिल का वॉल्यूम है, वो डाई फिल का वॉल्यूम फिक्स है। तो उसमें क्या होगा, कभी हमारा जो यूनिफॉर्म मिक्स नहीं है, तो यहाँ पे अगर एपीआई ज़्यादा है तो उस टेबलेट में क्या होगा, एपीआई का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। हमारा टारगेट डोज अगर 50 mg था एपीआई का, हो सकता है कि वहाँ पे 60 mg या 70 mg भी एपीआई जाए। इसकी वजह से हमारा जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग यूनिफॉर्म होना चाहिए। टू डिस्पोज सॉलिड वेस्ट इजली। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है साइज रिडक्शन का, कि जब हम कोई भी सॉलिड वेस्ट डिस्पोज करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, सॉलिड वेस्ट को हम उसको किसी भी केमिकल में उसको डिजॉल्व करते हैं। जनरली हमारा सॉलिड वेस्ट को डिजॉल्व करने के लिए पॉइंट 0.1 नॉर्मल NaOH, या अगर हमारा कुछ ऐसे एपीआई हैं जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा है तो उसको हम लोग 1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन में उसको पहले डिजॉल्व करते हैं और ट्रीट करते हैं फॉर 1 आवर। तो अगर हमारा पार्टिकल साइज छोटा है तो क्या होगा, वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा और जो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा पार्टिकल साइज स्मॉल होने की वजह से, और इजीली डिजॉल्व होगा और उस पर कॉन्टेक्ट एरिया है वो भी ज़्यादा होगा और वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा और इजीली हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। टू इम्प्रूव हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो भी हमारा पाउडर का हैंडलिंग है वो इम्प्रूव हो जाता है। टू मिक्स सॉलिड पार्टिकल मोर इंटीमेटली, ये हमारे क्या थे ऑब्जेक्टिव थे साइज रिडक्शन का। हमको साइज रिडक्शन किस लिए चाहिए, सबसे पहले क्या होता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ने से उसका सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो जाता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ये सारा डिपेंड है किस पे, पार्टिकल साइज के सरफेस एरिया पे। इसका एडवांटेज क्या होता है, अगर हमने पार्टिकल साइज रिड्यूस किया तो इसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहले कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी डोजेज फॉर्म बनाते हैं, अगर सॉलिड डोजेज फॉर्म बनाया, हमने एग्जांपल के लिए टेबलेट और कैप्सूल बनाया, तो उसमें हमारा कंपेंडियल रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कंपेंडियल मतलब कोई भी फार्माकोपिया, रेफरेंस जो बुक है फार्माकोपिया, उसके अकॉर्डिंग हमारे फार्मेशन बनते हैं, IP, BP, USP, फार्मा यूरोप या JP। इसके में हमारा जो एक टेस्ट होता है, कोई भी ड्रग रिलीज करने से पहले कोई भी हमारा बैच बना है टेबलेट कैप्सूल, तो उसको मार्केट में रिलीज करने से पहले उसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाती है। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में एक टेस्ट होता है, उसमें कंटेंट यूनिफॉर्मिटी।
कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में क्या होता है कि जो हमारा टारगेट डोज है, टारगेट डोज से हमारा कुछ जो वेरिएशन है वो विद इन लिमिट में होना चाहिए। तो जब आप लोग इन फ्यूचर जब फार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे तो उसमें जब डिफरेंट डोजेज फॉर्म आएंगे तो उसमें डीप में आएगा कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैसे करते हैं, उसकी लिमिट कैसे होती है, कंपेंडियल में क्या है, वो सारी चीज़ डिटेल वहाँ पे आएगा। तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में मेन ये होता है कि जो हमारा डोज का वेरिएशन है, जो एपीआई है, एपीआई का जो वेरिएशन है वो नहीं होना चाहिए। जो हमारा टारगेट ड्रग है, टारगेट डोज है, वो इम्प्रूव हो जाता है, उसमें वेरिएशन कम होता है अगर पार्टिकल साइज कम है। इसके बाद सेकेंड एडवांटेज होता है यूनिफॉर्म फ्लो। जो पार्टिकल साइज अगर डिजायर्ड पार्टिकल साइज एक ही पार्टिकल साइज के हैं और स्फेरिकल शेप है अगर पार्टिकल का, तो उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है, फ्लो प्रॉपर्टी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इफेक्टिव ड्राइंग, इफेक्टिव ड्राइंग इसलिए होता है कि जब हमारा पार्टिकल साइज कम हुआ, पार्टिकल साइज कम होने से उसका क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ही हमारा एनर्जी का ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है। जब हम भी ड्राइंग पढ़ते हैं तो ड्राइंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सरफेस एरिया होता है। तो हमारा जब पार्टिकल साइज कम करते हैं तो हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो हमारा जो ड्राइंग का प्रोसीजर होता है, जब हम फार्मास्यूटिक्स में डिफरेंट डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो हमें हमेशा उसको जो भी मॉइस्चर कंटेंट है या जब हम ग्रेजुएशन का प्रोसेस करते हैं तो हमें वहाँ पे ग्रेनुल्स को ड्राई करना पड़ता है। तो अगर उसमें ग्रेनुल्स के साइज वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, अगर मान लो कि कोई बड़ा ग्रेनुल्स है और छोटा ग्रेनुल्स बना और उन दोनों का साइज वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो जब हम एबीडी में ड्राई करते हैं ग्रेन्यूल्स को तो क्या होता है, बड़ा ग्रेनुल्स का आउटर सरफेस ड्राई होगा बट इंटरनली उसमें मॉइस्चर रहेगा। और सारे डिजायर एक ही साइज के अगर ग्रेनुल्स हैं, स्मॉल साइज के ग्रेनुल्स हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो यूनिफॉर्म ड्राइंग होता है, इफेक्टिव ड्राइंग होता है, उसमें मॉइस्चर का वेरिएशन बहुत कम होगा। नेक्स्ट एडवांटेज होता है इंक्रीज सरफेस एरिया और विस्कोसिटी। जब हमारा सरफेस एरिया बढ़ता है या विस्कोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड ड्राइंग, हम इसके पहले इफेक्टिव ड्राइंग में हमने बताया था कि अगर डिजायर पार्टिकल साइज, जो हमने पार्टिकल साइज अगर रिड्यूस किया है और यूनिफॉर्म साइज है पार्टिकल की और शेप भी यूनिफॉर्म है, तो अगर यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज है और यूनिफॉर्म शेप है तो क्या होता है कि मिक्सिंग इजली होती है और यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। इम्प्रूव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हमने इसके पहले जब ऑब्जेक्टिव में बताया था कि अगर हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होगा, वो सॉलिड मीडिया से लिक्विड मीडिया में रेट ऑफ ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा होगा, उसकी वजह से हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। स्मॉलर द पार्टिकल्स ग्रेटर इज एब्जॉर्प्शन, स्मॉलर द पार्टिकल्स ग्रेटर इज एब्जॉर्प्शन। इसके पहले सारा चीज़ किस पे डिपेंड है, पार्टिकल का सरफेस एरिया। अगर पार्टिकल छोटा है, अगर स्मॉलर पार्टिकल साइज है तो स्मॉलर पार्टिकल साइज है तो सेम उसका क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। इम्प्रूव डिजोल्यूशन रेट, इसके लिए भी मैंने पहले ही बताया था कि हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा है, कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा होगा, कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र फ्रॉम सॉलिड मीडिया टू लिक्विड मीडिया वो भी ज़्यादा होगा। ये हमारे इसके एडवांटेज हैं। साइज रिडक्शन के एडवांटेज क्या क्या हो गए, सबसे पहला कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म फ्लो, इफेक्टिव ड्राइंग, increase surface area viscosity, uniform mixing and drying, improve rate of absorption, smaller the particles greater is absorption, improve dissolution rate। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होती है, जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के नेचर पे और उसके सरफेस एरिया पे।
डिसएडवांटेज क्या है स्मॉलर पार्टिकल साइज के? सबसे पहला है ड्रग डिग्रेडेशन। ये क्यों होता है कि ड्रग डिग्रेडेशन? जितना सरफेस एरिया है उतना उसमें भी हो सकता है मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी बढ़ती है, और मॉइस्चर की वजह से वो उसमें उसका हाइड्रोलिसिस भी होता है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन भी होता है, तो ड्रग डिग्रेडेशन बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग, जब हम उसको पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा करते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस में हमारा दो मेथड करते हैं। पहला करते हैं मैकेनिकल मेथड और फिजिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड या फिजिकल मेथड से भी हमारा ड्रग डिग्रेडेशन का रेट इंक्रीज हो सकता है। इसके बाद मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट भी हमारा बढ़ जाता है अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो। उसके वजह से उसका ऑक्सीडेटिव रिएक्शन या ऑक्सीजन की वजह से या उसमें मॉइस्चर आया तो उसका हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, जो भी एपीआई है एपीआई से रिएक्शन होता है और उसका मेटाबोलाइट्स बनते हैं और डिग्रेडेशन बढ़ जाता है। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कंटामिनेशन। तो जब हम पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हैं, पार्टिकल साइज जब रिड्यूस करते हैं कि किसी मिल के द्वारा, जो भी हमारा मिलिंग का प्रोसीजर है, तो वो उससे हमारा क्या है कि कंटामिनेशन का रिस्क इंक्रीज होता है। वो कंटामिनेशन में भी फिजिकल कंटामिनेशन हो सकता है या ड्रग का कंटामिनेशन हो सकता है कि जो हमने मिल यूज किया, बाल में या हैमर मिल यूज किया, या जो भी हमने फ्लूइड एनर्जी मिल यूज किया कोई भी, तो उसमें क्या होगा कि हम अगर क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं हुआ है तो हमारा एक क्रॉस कंटामिनेशन का भी रिस्क बढ़ जाता है। जो हमारा मैन पावर, उसमें एक ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ता है, जो मैन पावर उसको पार्टिकल साइज रिड्यूस कर रहा है, तो उसके वजह से भी हमारा कंटामिनेशन होने का चांस रहता है। इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। अभी क्या क्या हो गया? साइज रिडक्शन किसको कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इसके बाद मैकेनिज्म, कौन कौन से मैकेनिज्म में हमारा साइज रिडक्शन होता है। सबसे पहला है मैकेनिज्म इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है? पार्टिकल साइज रिड्यूस बाय ए सिंगल रिजिड फोर्स। एग्जांपल के लिए हैमर। ये इम्पैक्ट क्या है कि कोई भी हमने सिंगल रिजिड फोर्स अप्लाई किया किसी भी बिगर पार्टिकल साइज पे। अगर बिगर पार्टिकल साइज पे हम करते हैं तो उसको क्या वर्ड यूज करते हैं? इम्पैक्ट, हैमर। जैसे हमको कोई भी चीज़ तोड़ना है, तोड़ के उसको स्मॉल पार्टिकल में करना है, तो जो अगर रिजिड फोर्स अप्लाई करते हैं जो हमारे हार्ड मटेरियल है, अगर हमको रबर को छोटे पार्टिकल साइज में हथौड़ी से तोड़ना है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिजिड नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सीजर से कट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि हमको कौन सा मैकेनिज्म है, कौन से टाइप का मिल सेलेक्ट करना है, वो किस पे डिपेंड होगा? जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल कैसा है उस पर भी डिपेंड होगा कि जिसका हमको पार्टिकल साइज छोटा करना था। इम्पैक्ट का क्या होता है? जो इम्पैक्ट मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ साइड रिडक्शन, इम्पैक्ट में क्या होता है कि एक सिंगल रिजिड फोर्स अप्लाई करते हैं जिसका हमको पार्टिकल साइज छोटा करना रहता है। हम इसको हैमर एग्जांपल हम हथौड़ी का लेते हैं। अगर कोई भी ईट एग्जांपल हमको ईट लिया है, या कोई भी हमारा हार्ड एपीआई है जिसमें मेटफॉर्मिन रिजिड मटेरियल आता है, तो उसको अगर हमको स्मॉल पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करना, उसका साइज रिडक्शन करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि हैमर मिल में उसको डालते हैं और हैमरिंग के द्वारा उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है। सेकेंड है कंप्रेशन। इन दिस मेथड मटेरियल इज क्रश्ड बिटवीन रोलर बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि दो रोलर होते हैं और दोनों का रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर एक क्लॉकवाइज चलता है तो एक एंटी क्लॉक चलता है, और दोनों रोलर के एक साथ लगे रहते हैं, और उसके बीच से हम मटेरियल क्या करते हैं? पास करते हैं। जब हम उसके बीच से मटेरियल पास करते हैं तो पूरा क्या होता है? क्रश हो जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। जैसे हम एग्जांपल आप लोग सभी लोग देखे होंगे आटा की चक्की। तो आटा की चक्की क्या है? वो दो
रोलर हैं, दोनों रोलर का डायरेक्शन अपोजिट साइड रहता है, और उसके बीच से क्या होता है, गेहूं पास होता है तो उस पर प्रेशर अप्लाई होता है और क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है और पार्टिकल साइज छोटा हो जाता है। जितना हमको पार्टिकल साइज छोटा चाहिए उसके बीच का हम प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसके वजह से क्या होता है, वो स्मॉल पार्टिकल साइज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है वो है एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है, राइजिंग फ्रॉम द पार्टिकल स्क्रैपिंग अगेंस्ट वन अनदर आर अगेंस्ट ए रिजिड सरफेस बाय द रबिंग एक्शन। एट्रिशन में क्या होता है कि जो भी स्क्रैपिंग है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में, या जो भी हमारा रिजिड सरफेस है, रिजिड सरफेस पे रबिंग एक्शन से हमारा एट्रिशन होता है। जैसे स्मॉल पार्टिकल वो रगड़ रहे हैं किसी भी रिजिड सरफेस पे, तो क्या होता है, वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसके बाद आता है कटिंग। द मटेरियल इज कट बाय मीन्स ऑफ शार्प ब्लेड्स। जो हमारे रबर टाइप के मटेरियल हैं, या उसमें क्या रहता है कि शार्प एज के ब्लेड्स रहते हैं, और वो ब्लेड उस मटेरियल को कट करते रहते हैं। तो हमारा मैकेनिज्म कौन कौन सा हो गया, इम्पैक्ट, कंप्रेशन, एट्रिशन एंड कटिंग। ये तो 4 मेन मैकेनिज्म है। कई मिल ऐसे होते हैं कि जो 2 मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, जैसे इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। फ्लूइड एनर्जी मिल का एक एग्जांपल होता है जो इम्पैक्ट और एट्रेशन दोनों मैकेनिज्म पे वर्क करता है। बेसिकली हमारे ये 4 मैकेनिज्म है। कई मिल ऐसे रहते हैं कि जो हमारे 2 मैकेनिज्म एक साथ वर्क करते हैं। तो साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म क्या क्या हो गया, इम्पैक्ट में क्या होता है कि सिंगल रिजिड फोर्स अप्लाई करते हैं जिस मटेरियल का हमको पार्टिकल साइज छोटा करना होता है, जिसका पार्टिकल साइज रिड्यूस करना रहता है, उस पर डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई, डायरेक्टली फोर्स अप्लाई होता है बाय द एक रिजिड मटेरियल से। एग्जांपल के लिए हैमर मिल या हैमरिंग, जो है सारा क्या होता है, हैमरिंग एक इम्पैक्ट करता है। इसके बाद है नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या होता है, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या है कि 2 रोलर रहते हैं, दोनों रोलर का जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो एक का अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, और उस रोलर के बीच से हम मटेरियल पास करते हैं। तो मटेरियल जब पास करते हो तो क्रश हो जाता है पूरा, और जितना भी हमको पार्टिकल साइज छोटा चाहिए, डिजायर पार्टिकल साइज अगर छोटा चाहिए तो उसके बीच का जो रोलर के बीच का प्रेशर है वो प्रेशर हमको ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म आता है एट्रिशन। एट्रिशन में क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं स्क्रैपिंग अगेंस्ट वन टू अनदर, एक दूसरे के बीच में ही रब होता है, इम्पैक्ट मतलब रगड़ जाते हैं। या तो जो भी हमारा रिजिड सरफेस है, कोई भी रिजिड सरफेस है और उसके ऊपर से पार्टिकल रब होते हैं, तो हमारा उसके वजह से क्या होता है, पार्टिकल साइज छोटा होता है। इसके बाद होता है कटिंग। कटिंग में क्या होता है कि जो भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल कट किया जाता है किसी भी शार्प ब्लेड से। ये हमारे जो भी मैकेनिज्म है इसका दिखाया है, ये हमारा पार्टिकल साइज है, ये रिजिड है, ये पार्टिकल साइज इस पर बहुत प्रेशर से इस पर टकराए, इस दोनों के बीच में। ये मटेरियल है जिसका हमको पार्टिकल साइज छोटा करना है, और ये रिजिड कोई मटेरियल है, ये इस पे प्रेशर के द्वारा इसको टकराए तो क्या होगा कि बहुत अगर प्रेशर से जब टकराएगा तो ये जो बड़ा पार्टिकल है छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इम्पैक्ट। ये सेकंड क्या है, एट्रिशन। एट्रिशन में क्या है कि इन दोनों रिजिड के बीच में इसको रब करते हैं, ये इधर आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, तो इसके बीच में ये रगड़ता है, रगड़ने की वजह से क्या होगा, ये टूटते हैं। ये है दोनों शार्प एज है, शार्प एज के बीच में ये यहाँ से कट कर दिया, ये कटिंग हो गया। कंप्रेशन में क्या है कि ये दोनों प्रेशर से बीच में
ये इसका प्रेशर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर को है। इसमें प्रेशर अप्लाई होगा, पूरा एक कंप्रेस होगा, कंप्रेस जब करते हैं तो इसका पार्टिकल साइज छोटा हो जाएगा। ये हमारे क्या थे, मैकेनिज्म थे। इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे साइज रिडक्शन पे इम्पैक्ट करते हैं? तो सबसे पहले आता है हार्डनेस। किसी भी मटेरियल का हार्डनेस वो कैसे इम्पैक्ट करेगा साइज रिडक्शन के लिए? हार्डनेस इज ए सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। हार्डनेस क्या होता है? किसी भी मटेरियल का उसका सरफेस प्रॉपर्टी होता है। इसको although it is frequently confused with a property that could be better described as strain. An ability scale of hardness has been device known as the Mohs scale. A series of mineral substance has been given hardness number between 1 and 10, ranging from graphite to diamond. जो हार्डनेस है, हार्डनेस का स्केल मोह स्केल के द्वारा मेजर करते हैं। ये जो नंबरिंग है, नंबरिंग हम 1 से 10 के बीच में डिवाइड है, और ये रेंज है फ्रॉम ग्रेफाइट टू डायमंड। जैसे ग्रेफाइट का जो हार्डनेस है वो 1 कंसिडर करते हैं और डायमंड का 10। इसके बीच में हमारा मटेरियल का हार्डनेस डिफाइन रहता है। अप टू 3 आर नोन एज सॉफ्ट एंड कैन बी मार्क्ड विद द फ्रेजाइल मटेरियल। अगर हमारा हार्डनेस की नंबरिंग वैल्यू 1 से 3 के बीच में है तो हम इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट मटेरियल है। above 7 are hard and cannot be marked with a good pen knife blade, while those between are described as the intermediate. सबसे पहले क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया, 1 2 3 सॉफ्ट हो गया, 4 to 7 हार्ड हो गया, एंड 8 9 सॉरी 1 से 3 सॉफ्ट हो गया, और 4 से 7 इंटरमीडिएट हो गया, और 8 9 10 क्या हो गया? हार्ड हो गया। In general, the harder the material, the more difficult it is to be reduced in size. जितना ज़्यादा हार्ड मटेरियल है उसका साइज रिडक्शन करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। अगर कोई सॉफ्ट मटेरियल, तो सॉफ्ट मटेरियल का इजीली हम साइज रिडक्शन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा, अगर हमको बोले कि हमको हीरे का साइज रिडक्शन करना है तो उसको काफ़ी डिफिकल्ट होगा उसका साइज रिडक्शन करने में। अगर कोई सॉफ्ट मटेरियल है तो सॉफ्ट मटेरियल का हम इजीली साइज रिडक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आता है टफनेस। टफनेस ऑफ मटेरियल इज समटाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्डनेस। ए सॉफ्ट बट टफ मटेरियल में प्रेजेंट मोर प्रॉब्लम इन साइज रिडक्शन देन ए हार्ड बट brittle substance. For example, it is difficult to break rubber than a stick of blackboard chalk. अब सेकेंड टर्म्स आया हार्डनेस के बाद टफनेस। तो टफनेस क्या होता है कि इसमें एग्जांपल लिया है कि अगर हमने कोई सॉफ्ट मटेरियल, जैसे रबर है, रबर एक सॉफ्ट मटेरियल है और एक ब्लैकबोर्ड उससे क्या है, रबर से हार्ड है, लेकिन वो टफ है, तो उसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जो रबर है, रबर को हम इजीली उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस नहीं करते हैं। टफनेस इज encountered in many pharmaceutical material, particularly in fibrous duct, and is often related to moisture content. बहुत से हमारे जो फाइब्रस ड्रग होते हैं, जैसे हमारे बहुत से जो प्लांट ओरिजिन से ड्रग्स हमारे लिए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो उसमें बहुत से फाइब्रस ड्रग भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो उस मॉइस्चर की वजह से भी हमारा पार्टिकल साइज रिडक्शन में इम्पैक्ट करता है। तो जो फाइब्रस मटेरियल है, तो फाइब्रस ड्रग्स में मेजर इम्पैक्ट करता है उसका मॉइस्चर कंटेंट।
आप बताइए।